फिर आगे हम डिस्कस करते हैं बच्चों कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये कंसिस्ट करती हैं किसके ऊपर? कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ठीक है, Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMDCAT 2022, which includes the quick notes, journalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise, solution, and question bank. So go grab your copy today. Those waves, ये कौन सी वेव है? Those waves in which particles of medium vibrate along the line parallel to propagation of wave। वेव्स की प्रोपेगेशन के पैरेलल मीडियम पार्टिकल क्या करते हैं जी? वाइब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक स्लिंकी स्प्रिंग लेता हूं। ये एक स्लिंकी स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग ले लिया मैं। अब मैं इसे इधर से फोर्स करता हूं, खींचता हूं और छोड़ देता हूं। ये क्या करेगा? ऐसे वाइब्रेशंस आएंगी इसमें। जब इसमें वाइब्रेशंस आएंगी तो देखें इसकी सिचुएशन क्या होगी। कहीं से कंप्रेशंस आएंगे और कहीं पे क्या आएंगे? रेयरफैक्शंस आएंगे। कहीं पे स्प्रिंग क्या हो जाएगा? ये इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी जिसकी, यानी ऐसे ये वाइब्रेट करेगा ऐसे। अब इसमें प्रोपेगेशन भी जो है वेव की वो किस तरफ है जी? वो ये है प्रोपेगेशन वेव की। और पार्टिकल के मीडियम भी क्या कर रहे हैं? प्रोपेगेशन मीन जिस तरफ वेव की वेलोसिटी है, स्पीड है। ठीक है, अब ये वो पोर्शन है जहां पे इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, जिसका प्रेशर मीन लेवल से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। इसे क्या बोलेंगे जी? रेयरफैक्शन बोलेंगे। स्लिंकी स्प्रिंग में वेव अंडर द सरफेस ऑफ वाटर वेव। ठीक है, वेव्स इन अ स्लिंकी स्प्रिंग, सॉफ्ट स्प्रिंग के अंदर जो है वो इसकी एग्जांपल है जी। फिर आपके पास क्या है जी? वेव्स अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर के नीचे जो वेव्स है ना, एक तो ऊपर वेव ट्रेवल करती है ना, वो आपकी क्या होती है? ट्रांसवर्स। जो नीचे अंदर जाएंगी वो क्या होंगी? लॉन्गिट्यूडनल। फिर इसके अलावा और कौन सी वेव है जी? साउंड वेव्स। ये आपके पास क्या है जी? इसकी एग्जांपल्स है। ठीक है जी, साउंड वेव्स। अब हमने आगे डिस्कस करनी है वेव मोशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर वेव मोशन जी। नेसेसरी कंडीशंस फॉर वेव मोशन, कि वेव मोशन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए। वो हों तो आपके पास क्या मोशन होती है? दो कंडीशंस होती हैं। एक आपके पास मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए जी? एक तो मीडियम मस्ट बी इलास्टिक और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए जी? दूसरी कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। और ये नॉर्मली बच्चों की समझ में नहीं आती। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, द पार्टिकल्स
ऑफ मीडियम, जो मीडियम है जिसमें वेव मूव कर रही है उसके जो पार्टिकल हैं शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी जैसे गैसेस की हम बात करते हैं, हम गैस थ्योरी पढ़ते हैं जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसमें हम कहते हैं कि हर मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई लिंक नहीं होता, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करता, तो वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका मतलब है गैसियस मीडियम में हमारे लिए वेव को सेट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, इस सेकंड कंडीशन की वजह से ट्रांसवर्स वेव जो हैं वो पॉसिबल नहीं होता किस में मूव कराना उनको, किसके अंदर, फ्लूइडिक मीडियम में। ठीक है, सो ये वो कंडीशन है जो 22 बनती है किसका, ट्रांसवर्स वेव्स क्विकली डाई इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के अंदर ये क्विकली डाई, नॉर्मली गैसेस में ये क्विकली डाई कर जाती हैं, उसकी वजह ये है कि उसमें पार्टिकल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वहाँ पे क्या कर जाती है जी, क्विकली डाई कर जाती है। ठीक है जी, तो ये दो कंडीशन है कि इलास्टिसिटी होनी चाहिए, यानी इसको हम इनर्शिया भी कहते हैं, मीडियम के पास इनर्शिया होना चाहिए वेव्स की मोशन के लिए जो हमारी मैकेनिकल वेव्स हैं, और दूसरा क्या होना चाहिए, जो पार्टिकल है मीडियम के वो शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं, उनकी आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कि एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अच्छा जी, जो वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास बच्चों, उनमें जो मेन चीज़ें आती हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है जी इनकी स्पीड ऑफ वेव, स्पीड है जी, स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव्स इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो वेव डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं वो होता है आपके पास स्पीड। अब मुख्तलिफ मीडियम में वेव्स की मुख्तलिफ स्पीड होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग कर लें, अगर आप स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर अगर हम वेव की स्पीड की बात करें तो उसका फार्मूला आता है जी v इज इक्वल्स टू अंडरूट एफ कह लें या टी कह लें, टेंशन इनटू लेंथ ओवर मैस। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू अंडरूट एफ ओवर एम ओवर एल। अच्छा, ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ भी मिलता है आपको, v इज इक्वल्स टू अंडरूट एफ ओवर एम। तो यहाँ ये मैस जो होता है ना, ये बेसिकली मैस पर यूनिट लेंथ होता है, या ये ऐसे मिलेगा आपको, अगर ऐसे नहीं ऐसे मिला तो फिर ये मैस क्या होगा, दिस मैस इज मैस पर यूनिट लेंथ, ये मैस पर यूनिट लेंथ है। और ये क्या है जी, ये टेंशन है, फोर्स है, टेंशन से भी लिखा, ये किस में है, स्ट्रिंग में है वेव्स। ठीक है जी, अच्छा फिर आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, स्पीड ऑफ longitudinal waves in a medium of elasticity E and density rho। अगर मीडियम की डेंसिटी रो है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ई है, तो उसमें स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल्स टू
अंडर रूट ई ओवर रो। ठीक है जी, जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग होगी स्पीड उतनी ज़्यादा, इसके अकॉर्डिंग जितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा उतनी स्पीड क्या होगी ज़्यादा। एंड यू नो जो ई सॉलिड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर ई लिक्विड्स आता है, और फिर क्या आता है, ई गैसेस आता है। ओके हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब है इसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, वी सॉलिड जो है वो ज़्यादा होगा किससे, वी लिक्विड से, और ये ज़्यादा होगा किससे, वी गैस से। स्पीड किस में ज़्यादा होती है, सॉलिड में ज़्यादा, लिक्विड में कम, गैस में। किसकी, ट्रांसवर्स वेव की। ये है जी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड। इन जनरल स्पीड का फार्मूला क्या होता है, इन जनरल जो स्पीड है वो किसके इक्वल होगी जी, स्पीड v इज इक्वल टू होता है जी f इंटू लैम्डा। ठीक है जी, ये आपके पास पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी, हमारे पास जो वेव्स हैं उनकी। अब हम इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं कि जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों वो क्या है वेव्स की, वो है जी इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है जी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। क्या है जी, फ्रीक्वेंसी। क्या है जी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, फ्रीक्वेंसी। तो हम किसको आगे डिस्कस करने जा रहे हैं जी बच्चों, हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी को। जी, कैसे डिफाइन करते हैं हम फ्रीक्वेंसी को, नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 second and in unit time। यानी यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ वेव किसी भी पॉइंट से गुजरती हैं, किसी भी पॉइंट से गुजरती हैं किसी मीडियम में, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इन जनरल हम लिखते हैं कि अगर आपने कहीं पे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालना हो तो ये n ओवर क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ओवर टाइम t होता है, n ओवर t लिखा जाता है इसे। अगर इसे पढ़ें तो ये क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, और नीचे क्या है जी, नीचे है टाइम टेकन बाय वेव्स, नॉट टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय वेव्स। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं इफ 20 waves passes through a point in 10 seconds, what is the frequency of wave? Frequency of waves, waves की frequency क्या होगी? ठीक है, तो बड़ा सिंपल है जी, frequency is equals to n over t। कितनी वेव्स पास की हैं, 20। कितने टाइम में पास की हैं, 10 में। 2 हर्ट्स बनती है या वेव्स, यूनिट क्या आएगा, 2 वेव्स पर सेकंड बनेगी। ठीक है, तो हर्ट्स किसके इक्वल होता है, हर्ट्स बेसिकली जो है जी वो किसके इक्वल होता है, हर्ट्स इक्वल होता है पर सेकंड की। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया जी, इसका फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से भी रिलेट करती है, ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। और ये इस साल पेपर में क्वेश्चन आया था कि प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड टी, प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड टी किसके इक्वल होता है। तो भाई ये टी है, ये एफ को इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो किसके इक्वल आता है, ये एफ इंटू टी किसके इक्वल आता है, 1। ये नम्स में क्वेश्चन आया है, नम्स 2020, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें बच्चों
कि जो हमारे पास टाइम पीरियड है, अगर उसकी हम बात करें तो टाइम पीरियड क्या है, ये टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी जो है कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये बेसिकली आपकी कौन सी है जी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी एक ही चीज़ है ना, तो बेसिकली ये किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो बच्चों ये इक्वल होता है T/N के, टाइम टेकन बाय द वेव्स, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होता है जी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का उल्टा फार्मूला, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में, इन अबव क्वेश्चन अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो क्या आएगा, इन अबव क्वेश्चन टाइम पीरियड क्या आएगा भाई, टाइम पीरियड देखें तो क्या आएगा आपके पास, T/N, T कितना है बच्चे, T था हमारे पास 10 और वेव कितनी थी 2, तो ये 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड। नहीं तो आप देखें इसी का रेसिप्रोकल लें तो 2 आंसर था, 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चे देखते हैं हम क्या चीज़, वेवलेंथ। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसके लेक्चर थोड़े लंबे होंगे, लेकिन आसान है, चीज़ें जो हैं वो आसान है, बस थोड़े लेक्चर लंबे होंगे जी इसके, ठीक है। बच्चों ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पोर्टल पे मिल जाएंगे इसके बहुत सारे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें जी। वेवलेंथ इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वेव की, वेवलेंथ को लैम्डा से लिखा जाता है जी। द वेवलेंथ हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव या सक्सेसिव, आपके पास क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव crusts or troughs is called wavelength। इसे हम क्या कहते हैं जी, वेवलेंथ कहते हैं। और अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, टू कंसेक्टिव या सक्सेसिव रेयरफैक्शंस और कंप्रेशंस, ओके। मसलन सपोज अगर देखें हमारे पास, मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी क्या कंसिडर करता हूँ, ये एक वेव हमने कंसिडर कर ली। अगर इस एक्सिस पे इसका डिस्टेंस ले रहे हैं बच्चों हम, तो इस एक्सिस पे क्या लेते हैं इसकी, इस एक्सिस पे हम इसकी लेते हैं जी एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब डिस्टेंस देखें तो एक आपके पास सपोज ये क्रस्ट है और दूसरा क्रस्ट सक्सेसिव जो है वो ये आ रहा है, तो इन दोनों के बिटवीन ये डिस्टेंस क्या है, लैम्डा, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों के बिटवीन भी ये डिस्टेंस क्या है जी, लैम्डा है, ठीक है जी, ये लैम्डा डिस्टेंस है इन दोनों की। और अगर इस एक्सिस पे टाइम पीरियड आ जाता है, बजाय डिस्टेंस के क्या आ जाता है, टाइम आ जाता, तो फिर क्या होना था, टाइम फॉर वन कंप्लीट वेव। कंप्लीट वेव क्या होती है जी, जो एक कंप्लीट वेव है वो क्या होती है, कंप्लीट वेव जो है जी वो क्या है, क्रस्ट प्लस ट्रफ। एक क्रस्ट और ट्रफ मिलके क्या बनाते हैं, कंप्लीट वेव, ठीक है। लेंथ ऑफ कंप्लीट वेव कितनी है, लेंथ ऑफ अ वेव किसके इक्वल होती है,
लैम्डा के, और टाइम टेकन बाय वेव, टाइम टेकन बाय वेव टू पास कितना होता है, टाइम पीरियड के इक्वल होता है। अगर मैं कहूँ कि इसका टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आएगा, तो वो किसके इक्वल आएगा, टाइम के। उस सूरत में आपका ये एक्सेस क्या होगा, टाइम एक्सेस होगा। और अगर ये डिस्टेंस एक्सेस है तो ये इतना डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, लैम्डा के इक्वल होगा। लेंथ ऑफ कंप्लीट वेव इज आल्सो कॉल्ड लैम्डा। यानी अगर ये आपके पास डिस्टेंस एक्सेस हमने लिया हुआ है तो ये एक वेव की जो लेंथ होगी फिर ये बच्चों किसके इक्वल होगी, ये लैम्डा के इक्वल होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको इस एक्सेस पे क्या गिवन है उसके हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपस में रिलेट करती हैं। किस तरह से ये इस तरह रिलेट करती हैं जी, इनको रिलेशन जो है इनके बिटवीन, तीनों के बिटवीन, रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा, ये रिलेशन जिसको हम वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा कहते हैं। और इसे टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखें तो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी कह देते हैं इसको, ठीक है जी। दिस इज द वेव इक्वेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, वेव की एम्पलीट्यूड नॉर्मली x नॉट से लिखते हैं इसको। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे जी, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट covered by vibrating particle on either side of mean level in wave motion। वेव मोशन में मीन लेवल के दोनों तरफ मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वाइब्रेटिंग पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब इस तरफ देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और इस तरफ देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो ये आपके पास मैक्सिमम क्या है जी, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन लेवल। जितनी बढ़ती जाएगी उतनी एम्पलीट्यूड क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नंबर 5 पे आपके पास इंटेंसिटी। अब देखें इंटेंसिटी जो है वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, कि ये इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या है। अच्छा बच्चों, हमने कहा कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर फ्रॉम वन मीडियम टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इंटेंसिटी क्या है, बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द वेव, amount of energy transferred per unit जी, amount of energy transfer per unit time, per unit time कर लें, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। हेल्ड परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो अगर इसका फार्मूला बनाया जाए तो क्या बनता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यूनिट लिखा जाए इसका तो क्या आएगा जी, एनर्जी का यूनिट है जी जॉउल, टाइम का सेकंड। अच्छा, एरिया जो है जनाब उसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो जब मैं सही करके लिखूंगा इसको तो ये मीटर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज जॉउल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। अच्छा, जॉउल पर सेकंड
चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट, शाबाश। तो इट कैन आल्सो बी रिटन एज वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या है जी, इंटेंसिटी का क्या है बच्चों, यूनिट है, ठीक है जी। तो आगे पीरियोडिक वेव्स की हम बात करते हैं। तो पीरियोडिक वेव्स बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, डेफिनेशन है, ये आपने रीडिंग करनी है कि पीरियोडिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव बेसिकली वो होती हैं जो किसी मीडियम में किसी पीरियोडिक बॉडी की वाइब्रेशन की वजह से, मसलन मैं पानी में एक ऑसिलेटर डिप करता हूँ बार बार पीरियोडिकली, तो वो जो वेव प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक वेव, ठीक है। सरफेस पे जो आएंगी वो कौन सी होंगी, ट्रांसवर्स पीरियोडिक। स्ट्रिंग है, आप उसे वाइब्रेट कर रहे हैं, उसमें पीरियोडिक वेव है। सिंपल सा आर्टिकल है, वो आप क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। हम मेन आर्टिकल पे चलते हैं, वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके ऊपर चलेंगे जी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के ऊपर चलते हैं। यहाँ एनएमडी कैट में बच्चों हमारे पास कोई भी डेरिवेशन नहीं होती, हमने चीज़ों से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बच्चों कोई डेफिनेशन नहीं होती, डेरिवेशन नहीं होती, यहाँ चीज़ों से हमने इंफॉर्मेशन को क्या करना है जी, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो चलते हैं जी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अच्छा देखिए, अभी हमने यहाँ स्पीड की डिस्कशंस की थी कि मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ स्पीड अभी मैंने रेज कर दिया है। तो इन एनी मीडियम, चूँकि साउंड कौन सी वेव्स हैं, साउंड कौन सी वेव्स हैं, शाबाश बताइएगा। ये हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड बेसिकली क्या है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ना, ठीक है। तो इन एनी मीडियम अगर हम बात करते हैं, इन एनी मीडियम with the modulus of elasticity E, जो स्पीड है वो किसके इक्वल होती है जी, E ओवर रो के इक्वल। अच्छा, इसे हमने पर्टिकुलराइज करना है किसके लिए, ये है किसी भी मीडियम में, और हम इसे डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड के लिए ई सॉलिड ज़्यादा है, इसीलिए पीछे भी पढ़ लिया हमने। अच्छा बच्चों, इसमें आप देखें, आप गौर करें कि होगा क्या जनाब, होगा ये कि हम जब इसे किसी भी एक मीडियम से एयर के लिए ट्रांसफ़र करना है, सबसे पहले न्यूटन ने ट्राई की इसको एयर के लिए, और न्यूटन ने क्या अज्यूम किया, न्यूटन ने अज्यूम ये किया कि जब गैस में से, एयर में से साउंड वेव ट्रैवल करती हैं तो कंप्रेशंस आते हैं और रेयरफैक्शंस आते हैं। कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन में जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं होती, ठीक है। वो हीट क्या, सॉरी, जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आते हैं उनका टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है, हीट ट्रैवल कर जाती है। दैट्स वाई ही अप्लाई बॉयल्स लॉ, और एक डेरिवेशन की, और उसने एक फार्मूला जो है जी वो इंट्रोड्यूस करवाया, V इज इक्वल टू अंडर रूट P ओवर रो बाय न्यूटन। ये न्यूटन का फार्मूला था, और ही कंसिडर द एयर एज आइसोथर्मल मीडियम। इसने आइसोथर्मल मीडियम कंसिडर किया, ठीक है। अब P जो है उसकी वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रेशर है। वी नो दैट कि अगर किसी भी मीडियम का प्रेशर निकालना हो तो 9th में हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू होता है रो जी एच के। रो आपकी मरकरी की डेंसिटी होती है। तो ये फार्मूला यहाँ से अगर हम डिस्कस करते हुए ये बना लें तो ये भी बनता है, और ये क्या आ गई मीडियम। अच्छा, ये डेंसिटी जो है ये मीडियम की डेंसिटी है, गैस की या एयर डेंसिटी। जिस गैस की हम बात करेंगे ये उसकी डेंसिटी है, एयर डेंसिटी और गैस डेंसिटी, ठीक है जी। और ये डेंसिटी किस चीज़ की है, ये मरकरी की डेंसिटी है। बेसिकली जो मरकरी हम मीटर में ट्यूब में डाल के मरकरी मीटर में जिससे प्रेशर मेजर करते हैं, और ये हाइट ऑफ मरकरी होती है उसमें। ये डेंसिटी है आपके पास मरकरी की, ठीक है बच्चों।
इससे जो न्यूटन ने स्पीड का फार्मूला डराइव किया, इससे जो वैल्यू निकाली इसने स्पीड की, वो आई इसकी तकरीबन 333, सॉरी इसकी आई थी 280 मीटर्स। कितनी स्पीड आई इसकी? 280 मीटर पर सेकंड। और वी एक्सपेरिमेंटल जो थी वो तकरीबन कितनी थी? वो थी जी 332 मीटर पर सेकंड। और इसकी परसेंटेज एरर जो निकली न्यूटन की वो कितनी आई जी? 16%। सो इसका रिजल्ट जो था वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो फिर लैपलेस करेक्शन आई, लैपलेस फार्मूला। लैपलेस फार्मूला क्या था जी स्पीड के लिए? लैपलेस का फार्मूला था जी गैमा पी ओवर रो। और इसने क्या कंसिडर किया? कंसिडर्ड दैट heat of compression cannot travel towards rarefaction। कि हीट ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन में जो हीट आती है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ऑफ साउंड, जब ट्रैवल करती है साउंड तो कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहाँ से हीट रेयरफैक्शन की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होती। सो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन का टेम्परेचर इज स्लाइटली डिफरेंट। बोथ रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन हैज़ स्लाइटली डिफरेंट टेम्परेचर। क्या है जी? स्लाइटली डिफरेंट टेम्परेचर होता है। तो इसने बॉयल्स लॉ ये अप्लाई किया था, ये कहते हुए पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अप्लाई किया था। तो इसने क्या अप्लाई किया? पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और गैमा क्या था जनाब? गैमा इज इक्वल टू सी पी ओवर सी वी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें हमेशा ये ग्रेटर देन होता है किससे? यूनिटी, बिकॉज सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। ठीक है, तो डिफरेंट गैसेस के लिए जो है इसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास, उसने किसमें? टेबल में जी। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी वो क्या थी बच्चों? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई 333 मीटर पर सेकेंड, विच इज इन गुड एग्रीमेंट, good agreement with the experimental value 332 मीटर पर सेकेंड। और एयर के लिए गैमा कितना था जी? 1.42 था। यूनिटलेस क्वांटिटी है बिकॉज इट इज़ रेशो। अब आगे इसकी डिपेंडेंस थी बच्चों, किसकी जी? कि जो स्पीड ऑफ साउंड है इसकी डिपेंडेंस किन किन फैक्टर्स पे है? जी, स्पीड ऑफ साउंड जो है जी इसकी फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस के। जो आपके पास जी सबसे पहले इफेक्ट ऑफ, आपके पास जो डिफरेंट इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो आपके पास किस तरह से इफेक्ट करते हैं किसको? जी, स्पीड ऑफ साउंड को। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, तो अगर देखा जाए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कि V इज इक्वल टू है गैमा पी ओवर रो। भाई अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर देते हो तो गैमा V जो है ये इन्वर्स है किसके? अंडर रूट रो के। तो इसके अकॉर्डिंग अगर दो डिफरेंट डेंसिटीज़ के ऊपर हम इसकी बात करें तो आपके पास क्या होगा? ρ2 ओवर ρ1, ये फार्मूला। फिर आपके पास बच्चों क्या है जी? वो इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर
और ह्यूमिडिटी। अच्छा, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी जो है जी वो क्या करती है, वो बेसिकली आपके पास रिड्यूस कर देती है किसको, डेंसिटी को। ये किसको रिड्यूस करती है जी, रिड्यूस द डेंसिटी, डेंसिटी को रिड्यूस कर देती है। दैट्स वाई डेंसिटी रिड्यूस करेगी तो V क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। V इंक्रीज करेगी बाय इंक्रीजिंग द मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के इंक्रीज करने से। फिर बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा, प्रेशर के लिए हम इस रिलेशन को जनरलाइज कर लेते हैं। इसमें अगर हम डेंसिटी की वैल्यू पुट करके इसे अगर सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है बच्चों, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा, ठीक है, R T ओवर M मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो ये रिलेशन शो कर रहा है स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। सो स्पीड ऑफ साउंड in a medium is independent of P, pressure। डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्स है, ह्यूमिडिटी के डायरेक्ट है, और प्रेशर के ये इंडिपेंडेंट है। प्रेशर आप किसी तरह भी चेंज करें, नो चेंज इन स्पीड। टेम्परेचर के ऊपर देखें इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेक करें अगर, तो स्पीड जो है जी वो इन्वर्स है किसके, स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो टेम्परेचर के क्या है, ये डायरेक्टली। अच्छा, मैं इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेशन सिंपल, अगर इसमें डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से पुट करके सॉल्व करें अगर हम, तो ये सॉल्व हो जाती है और आपके पास ये क्वेश्चन फार्मूला बन जाता है। इधर से अगर देखें तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू है जी T1 ओवर T2। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं टेम्परेचर का जी, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है जी। अब इससे टेम्परेचर के रिलेशन से क्वेश्चन करते हैं। सपोज व्हाट एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड becomes double of speed of sound at 10 डिग्री। यानी जो स्पीड 10 डिग्री पे है उस स्पीड का डबल किस टेम्परेचर पे होगी। तो हम सिंपली इसका रिलेशन ये देखें यूज करते हैं जी, V1 ओवर V2 इज इक्वल्स टू T1 ओवर T2, लेकिन टेम्परेचर किस में पुट करना है, केल्विन में। अब देखें, सपोज दिस इज द स्पीड एट 10 डिग्री, दिस इज द स्पीड एट टेम्परेचर T, दिस शुड बी 10 डिग्री। 10 डिग्री का केल्विन कितना बनेगा जी, 283, और ये वो टेम्परेचर है जहां हमने स्पीड क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बच्चों देखें आप कि क्या होगा, V10 को अगर V कंसिडर करता हूं तो नीचे वाली क्या होगी, VT क्या होगी। अगर V10 जो है 10 डिग्री पे स्पीड कितना है, अगर आपके पास V10 जो है इसे V ले रहा हूं तो VT जो है वो डबल होगी इसका, यही क्वेश्चन कहा गया ना। तो उसके ऊपर टेम्परेचर निकालना, तो ये बेटे 2V हो गई इज इक्वल टू 283 डिवाइड बाय टेम्परेचर। ये V से कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 283 ओवर T, 283 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू G। वन 1052 बनता है जी ये। ठीक है, केल्विन में बनाए। और डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, T डिग्री सेल्सियस क्या होगा, T केल्विन -273 होता है। ठीक है जी,
तो इसमें से 273 को आप क्या कर दें जी, माइनस कर दें। $879 डिग्री बनता है, नहीं जी 879 डिग्री टेम्परेचर बनता है। तो इसी तरह से आपके पास वो ये भी कह सकता है कि वो स्पीड फाइंड करें जो इस टेम्परेचर पे स्पीड का हाफ है। अगर वो हाफ है तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा, v/2 पुट कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास एक और टेम्परेचर आता है, एट एनी टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर क्या होती है, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T डिग्री सेंटीग्रेड। बेसिकली डिग्री पुट कर दें, या ये जो T है बेसिकली क्या है जी, ये चेंज इन टेम्परेचर होता है, विच कैन बी पुट इन डिग्री और सेंटीग्रेड, सेम वैल्यू होती है। अच्छा, ये फार्मूला थोड़ा सा पीछे अगर इसके जाएं हम, तो ये फार्मूला जो है जी ये कहाँ से अडॉप्ट हो रहा होता है, ये अडॉप्ट हो रहा होता है ये बन रहा होता है V0 ओवर 546 T से। ठीक है, और यहाँ इसके साथ कभी कभार हम डिग्री सेल्सियस भी लगा देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि चेंज होती है बेसिकली, ये ज़ीरो होता है फर्स्ट टेम्परेचर, यानी T जो है ये इक्वल होता है किसके, T2 माइनस T1, और T1 हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ओके, तो इसलिए ये चेंज है तो डिग्री सेल्सियस में ही हम इसको नॉर्मली पुट कर देते हैं। ठीक है, केल्विन में भी पुट करेंगे तो सेम चेंज, केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, तो ये फार्मूला है। सपोज अगर व्हाट इज स्पीड एट 10 डिग्री, व्हाट इज स्पीड एट 10 डिग्री, ये पेपर में इस बार क्वेश्चन आया था इस फार्मूले से। तो Vt इज इक्वल टू V0, V0 कितना होता है जी, V0 स्पीड एट 0 डिग्री 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 10 डिग्री, तो 332 प्लस ये कितना आ जाएगा जी, 0.61 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 6.1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा, 338.1 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी। तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो है ना, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज स्पीड बाय 0.61 मीटर पर सेकंड और 61 सेंटीमीटर पर सेकंड और 610 मिलीमीटर पर सेकंड। जी, ये राइजिंग टेम्परेचर्स 1 डिग्री राइज से इतनी 1 डिग्री करेंगे तो 0.61 फैक्टर इसमें ऐड होगा। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जी, उनको हम इंशाल्लाह करेंगे। कुछ बुक में मैंने बहुत सारे साथ साथ भी कर दिए हैं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।